नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी रसिक श्रोताओं का मैं अन्नू कपूर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं आपके चहीते प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आज के सुहाने सफ़र में गीतों के साथ मैं लेकर आया हूं आज कुछ किस्से। वो कितने रुपए थे जिनकी वजह से ग्रेट मीना कुमारी का पार्थिव शरीर अस्पताल में तब तक पड़ा रहा जब तक कि हॉस्पिटल का बिल नहीं चुका दिया गया। वहां कौन कौन मौजूद था, ये रुपए किसने दिए, ये दास्तां लेकर आया हूं आज आपके लिए इसी शो में। और साथ साथ एक और दास्तां जहां भगवान दादा ने एक थप्पड़ दिया हीरोइन के चेहरे पर। इस थप्पड़ ने इस एक्ट्रेस को फिल्म इंडस्ट्री से दूर कर दिया 3 साल के लिए। 3 साल तक ये एक्ट्रेस कुछ काम नहीं कर पाई। कौन थी ये? ऐसे और भी बहुत सारे किस्सों के साथ और कुछ नगमों के साथ शुरू करते हैं आज का खेला सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। तो जनाब, आज का पहला किस्सा, बात एक गाने की, पिक्चराइज्ड ऑन जॉय मुखर्जी। फिल्म का नाम शागिर्द। दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना। ये गाना आप जानते हैं क्लब में पिक्चराइज्ड है। जॉय मुखर्जी साहब डांस कर रहे हैं, वेस्टर्न डांस के स्टेप्स हैं। अब आपको इस गाने की खास बात बताता हूं। जो स्टेप्स जॉय मुखर्जी ने इस गाने में किए हैं, जो भी थोड़ा बहुत डांस का, वो उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग का दौरान नहीं सीखे थे, बल्कि उन्होंने ये स्टेप्स सीखे थे इस फिल्म की शूटिंग से 1 साल पहले, जब वो फिल्म लव इन टोक्यो की शूटिंग कर रहे थे। हुआ यूं कि जॉय मुखर्जी साहब इस फिल्म की शूटिंग के लिए, लव इन टोक्यो की शूटिंग के लिए टोक्यो जा रहे थे और उन्होंने सोचा कि बीच में एक ब्रेक ले लें, तो ब्रेक ले लिया हांगकांग में। एक नाइट क्लब में डांस की परफॉर्मेंस चल रही थी, सारी डांसर्स परफॉर्म कर रही थी, लेकिन इन सारी डांसर्स में एक डांसर्स निराली थी। उसकी बात ही कुछ और थी, उसका डांस ही कुछ और था। आपको लग जाता है ना कि यार ये कुछ अलग है। तो जॉय मुखर्जी इस डांसर से बहुत इंप्रेस हो गए और इस परफॉर्मेंस के बाद जाकर उससे मिले, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और पूछा कि क्या आप मुझे डांस की ट्रेनिंग दे सकती हो। डांसर ने हाँ कह दिया और उसके बाद अगले दिन जॉय मुखर्जी की डांस की ट्रेनिंग शुरू हो गई। टीचर थी वही डांसर। डांस सीखते हुए जॉय मुखर्जी को लग गया कि ये जितनी आसानी से उस परफॉर्मेंस को कर रही थी, देखना आसान था, करना बहुत मुश्किल है, और पसीने छूट रहे थे। लेकिन इंटेंशन ये था कि जितने कम टाइम में, जितना भी स्टे है हांगकांग में, 5 दिन का या 6 दिन का, जितना भी सीख सकते हैं वो सीख लें। इस डांस क्लास के 1 साल बाद जब उन्हें इस गाने के बारे में पता चला, मतलब शागिर्द के गाने के, और उन्हें बताया गया कि इस तरह के मूवमेंट की ज़रूरत है, वेस्टर्न डांस है, बॉडी के मूवमेंट है, तो इस गाने में उन्हें वो क्लब वाली लड़की और उससे सीखा हुआ वो डांस या डांस के स्टेप्स याद आ गए और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके उस क्लब डांसर जैसे स्टेप्स इस गाने में किए। दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना। कोशिश तो की, अब वो कोशिश में कितने कामयाब रहे ये तो आप गाना कभी देखे तो डिसाइड कीजिएगा। तो जनाब, बात करते हैं 1955 में आई फिल्म जिसका नाम था बारादरी। इस फिल्म का म्यूजिक नौशाद साहब ने नहीं दिया, लेकिन फिर भी दुनिया को ये लगता है कि इस फिल्म का संगीत नौशाद साहब ने किया है, क्योंकि फिल्म के क्रेडिट में नाम उन्हीं का आता है। ये कैसे हुआ, किसने किया और क्यों किया, सुनिए मजेदार कहानी। हुआ यूं कि मशहूर संगीतकार नौशाद साहब उन दोनों संगीत की दुनिया में बड़ा नाम कमा चुके थे और फिल्म में उनका संगीत होना मतलब कि फिल्म की सफलता की गारंटी। तो इसी वजह से एक बार निर्देशक नक्शब साहब ने उनसे मुलाकात की, जो एक फिल्म प्लान कर रहे थे जिसका नाम रखा गया था बारादरी, और उन्होंने म्यूजिक देने का प्रपोजल दिया। मगर उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि नौशाद साहब उस वक्त कारदार प्रोडक्शन के साथ कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट यह था कि साल भर में बाहर की सिर्फ एक ही फिल्म कर सकते हैं। नौशाद साहब ने जब अपनी इस मजबूरी का वास्ता देते हुए उनके साथ काम करने से हेल्पलेसनेस बताई, असमर्थता जाहिर की,
तो नक्शब साहब को थोड़ा झटका लगा, लेकिन क्या कर सकते थे। मगर उन्होंने जाते जाते नौशाद साहब से कहा कि भले ही आप मेरी फिल्म मत कीजिए, मगर देखिएगा ये फिल्म आपके नाम से ही जानी जाएगी। अब हठी और अपनी धुन के पक्के नक्शब साहब ने अपनी इस बात को सच करने के लिए एक पैंतरा सोचा। उन्होंने संगीतकार शौकत अली दहलवी को इस फिल्म का म्यूजिक देने के लिए साइन किया और ये भी उनसे मनवा लिया कि इस फिल्म में वो अपना नाम चेंज कर देंगे और उनका नाम रखा गया नाशाद। तो जनाब अब बारादरी का म्यूजिक बना, फिल्म बनकर थिएटर में आई तो संगीतकार शौकत अली दहलवी की जगह फिल्म के टाइटल्स में म्यूजिक डायरेक्टर के आगे लिखा हुआ था नौशाद। इस फिल्म का एक गीत बहुत मशहूर हुआ था जिसे गाया था तलत महमूद साहब ने, तस्वीर बनाता हूं तस्वीर नहीं बनती। इस फिल्म की खबर जब अखबारों में छपी तो उसमें भी संगीतकार के रूप में नौशाद का नाम छपा था। इसको देखकर नौशाद साहब ने नक्शब साहब से जब सफाई मांगी तो नक्शब साहब ने, प्रोड्यूसर साहब ने बड़े मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि नौशाद साहब असल में वो नाम नाशाद है, लेकिन गलती से स्पेलिंग चेंज हो गई है, गलती से लिखने वाले ने नौशाद लिख दिया है। अब नौशाद और नाशाद इतने मिलते जुलते हैं कि लोग धोखा खा ही जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि गब्बर सिंह का रोल अमजद खान के फिल्मी करियर का सबसे यादगार रोल रहा और टर्निंग पॉइंट भी था उनके करियर का। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जब उन्हें ये रोल मिला था तो इस रोल को लेकर जितने वो एक्साइटेड थे उतने ही इनसिक्योर्ड भी महसूस कर रहे थे। ये किस्सा राइटर अनुपमा चोपड़ा की किताब शोले से निकालकर बता रहा हूं। इस फिल्म में उन्होंने शोले फिल्म के निर्माण से जुड़ी तमाम जानकारियां दी हैं। बात तब की है जब उन्हें शोले फिल्म की शूटिंग के लिए बेंगलोर निकलना था। बेंगलोर के पास ही इसकी लोकेशन थी। मगर इससे पहले वाले दिन वो अब बार बार अपनी पत्नी से पूछ रहे थे कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं कर पाऊंगा। पत्नी ने कहा बिल्कुल कर पाएंगे, आप बेहतरीन एक्टर हैं, मैंने आपके कितने प्ले देखे हैं। इस पर अमजद खान ने कहा प्ले में काम करना अलग बात है, थिएटर अलग चीज़ है और सिनेमा एक अलग चीज़ है। अपने पति को इतना नर्वस देखकर उन्होंने कहा खुद पे भरोसा रखो मियाँ, अल्लाह सब ठीक कर देगा, आप रोल की चिंता मत करो, बस ये बताओ पैकिंग क्या करनी है। अगले दिन सुबह उनकी फ्लाइट थी और निकलने से पहले जब उन्होंने कुरान शरीफ को अपने माथे से लगाया तब उनकी बेगम को एहसास हुआ कि मियाँ जी इस फिल्म को लेकर इतने नर्वस हैं कि आज दुआ कर रहे हैं और कुरान को माथे से लगाकर थोड़ा हौसला बंधा, हिम्मत आई और अपनी पत्नी से बोले अमजद खान कि अब मुझे लगता है कि शायद मैं कर पाऊंगा, दुआओं में याद रखना। और ये कहकर एयरपोर्ट की तरफ चल पड़े। मगर सारे रास्ते टेंशन इसी रोल की थी और इसी स्ट्रेस और टेंशन में वो फ्लाइट बोर्ड कर गए। फ्लाइट उड़ी, मगर जब फ्लाइट उड़ी तो उड़कर बेंगलोर नहीं पहुंची। अचानक आई हाइड्रोलिक खराबी के चलते वो बॉम्बे सिटी के ऊपर ही चक्कर लगाती रही और कुछ देर के बाद वापस बंबई एयरपोर्ट पर ही लैंड कर गई। सारे पैसेंजर्स उतर गए, वेट कर रहे थे, अमजद खान भी उनमें से एक थे। लेकिन मन में आशंका उठी कि यह गड़बड़ी का संकेत है कि मुहूर्त ही खराब हो गया। तो ये सब सोचकर उन्होंने अपने घर पर इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी और 5 घंटे तक बंबई एयरपोर्ट पर ही इंतजार करते रहे। जब टेक्निकल खराबी को दुरुस्त करने के बाद दोबारा फ्लाइट के उड़ने की घोषणा हुई तो बहुत कम ही ऐसे यात्री थे जिनमें दोबारा उस फ्लाइट में बैठने का जिगरा हो। कुल मिलाकर कोई 4 या 5 लोग रहे होंगे, जिनमें से एक अमजद खान भी थे। फ्लाइट ने दोबारा टेक ऑफ किया और पूरे सफर के दौरान जहां बाकी के पैसेंजर अपने परिवार को याद करके सही से बेंगलोर पहुंचने की कामना कर रहे थे, वहीं इस किताब में अनुपमा चोपड़ा ने ऐसा बताया कि अमजद साहब अपनी पत्नी और अपने 1 महीने के बेटे के बारे में नहीं सोच रहे थे। उनके दिमाग में तो बस एक ही डर था कि कहीं अगर प्लेन क्रैश हो गया तो ये गब्बर का रोल उनके हाथ से निकलकर वापस डैनी को नहीं चला जाए।
इस तरह की कश्मकश और संशय गब्बर सिंह के रोल को लेकर अमजद खान के दिल में तब तक चल रही थी जब तक कि उन्होंने 2-4 अच्छे शॉट देकर अपने आत्मविश्वास को बढ़ा नहीं लिया। और अब बात मीना कुमारी, द ट्रेजेडी क्वीन के जीवन की आखिरी ट्रेजेडी। मार्च 1972 में मीना जी की हालत बहुत बिगड़ गई थी। शराब की बुरी लत की वजह से उनको लिवर साइरोसिस हो चुका था। ट्रीटमेंट घर पर ही चल रहा था। उनके पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर शाह उनको देखने के लिए रोज आया करते थे। मीना कुमारी के हाथ पैरों में सूजन आ जाने की वजह से वो बेड पर से उठ भी नहीं पाती थी। दिनों दिन हालत और बिगड़ती जा रही थी। तो फाइनली डॉक्टर शाह ने कहा कि अब हॉस्पिटल में एडमिट करवाना बहुत जरूरी हो गया है। मीना जी की दोनों बहनों ने डॉक्टर शाह की बात मानकर उनको हॉस्पिटल एडमिट करने का इंतजाम करना शुरू कर दिया। मीना कुमारी को अंदेशा था कि हॉस्पिटल के खर्चे के लिए घर में पैसे नहीं होंगे। उन्होंने अपनी बड़ी बहन खुर्शीद से पूछा, कुछ बचा है? खुर्शीद ने हिचकते हुए कहा, बस 100 रुपए हैं। बहन ने जब कमाल अमरोही से पैसे लेने की तजवीज़ की तो मीना कुमारी ने साफ इनकार कर दिया और सोचकर बोली कि प्रेम जी को फ़ोन लगाओ। प्रेम जी उनकी फिल्म के प्रोड्यूसर थे और उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि जो पैसे बकाया हैं वो दे दिए जाएं। ये रकम तकरीबन 10,000 रुपए की थी। प्रेम जी ने मीना जी के बैलेंस पैसे, बचे हुए जो पैसे थे वो दे दिए। मीना कुमारी को प्रेमोनिशन हो चुका था। लग रहा था उन्हें कि अब वो घर वापस नहीं लौटेंगी। इसीलिए उन्होंने हॉस्पिटल जाने से पहले सबको बाकायदा अलविदा कहा और मलाबार हिल के सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में एडमिट होने के लिए रवाना हो गई। काफ़ी मुसीबतों और दर्द और तकलीफ़ों से गुजरने के बाद 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी इस दुनिया से रुखसत हो गई। आखिरी वक्त में उनके साथ जो लोग मौजूद थे उनमें दोनों बहनें थीं, खुर्शीद मधु, उनके पति कमाल अमरोही, उनके बेटे सायरा बानो जी थीं, नादरा, गुलजार साहब और श्यामा जी भी मौजूद थीं। मीना कुमारी की डेथ के बाद अस्पताल में ही कमाल अमरोही और मीना कुमारी की बहन खुर्शीद में बहस छिड़ गई कि उनको कहाँ दफनाया जाए। क्योंकि जब हॉस्पिटल आ रही थी, मैंने जैसे पहले कहा उनको प्रेमोनिशन हो चुका था, तो उन्होंने बहन को कहा था कि उन्हें वहाँ सुन्नी कब्रिस्तान बांद्रा में दफनाया जाए, बाबूजी और अम्मा की कब्र के पास। मगर कंट्रोवर्सी इस बात की होगी कि उनके शौहर कमाल अमरोही ने कहा कि मीना ने उनसे कहा था कि उनको अमरोहा जाकर दफनाया जाए। और जनाब असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब हॉस्पिटल वालों ने उनकी डेड बॉडी को देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि 3,500 का बिल अभी भी बकाया था। मीना कुमारी की बायोग्राफी में इस घटना का जिक्र करते हुए राइटर ने लिखा है कि अचरज की बात तो यह थी कि वहां मौजूद इतने सारे लोगों के होने के बावजूद किसी ने इस बिल को पे करने की जहमत नहीं उठाई। ऐसे में मीना कुमारी के पर्सनल फिजिशियन ने, डॉक्टर शाह ने घर पे फ़ोन किया, अपनी वाइफ से बात की और उनसे बोला कि जल्दी से जल्दी 3,500 रुपये कैश यहाँ भेजो। और तब जाकर मीना जी का पार्थिव शरीर अस्पताल से घर ले जाया गया और आखिरी रस्मों को पूरा कर ना तो बांद्रा के शिया कब्रिस्तान में जहाँ उनके बाबूजी और अम्मी की कब्र है वहाँ दफनाया गया और ना ही अमरोहा ले जाया गया जो कमाल अमरोही चाहते थे, बल्कि इस ग्रेट अदाकारा, ग्रेट एक्ट्रेस, पोइटिस को मुंबई के मज़गांव के रहमत बाग के शिया कब्रिस्तान में दफनाया गया। तुम क्या करोगे सुनकर मेरी कहानी, बेनूर जिंदगी के किस्से हैं फीके फीके। बस यही थी मीना कुमारी और यही थी मीना कुमारी की कहानी। अब बात करते हैं मोहम्मद रफ़ी की।
रफ़ी साहब के संघर्ष के दिनों में उनकी मदद की थी उस जमाने के बहुत बड़े गायक जीएम दुर्रानी ने। ये वो वक्त था जब दुर्रानी साहब और सहगल साहब जैसे कुछ ही गायक इंडस्ट्री में डिमांड में थे, और ऐसे समय में एक नया सिंगर मोहम्मद रफ़ी अपने लिए फिल्म इंडस्ट्री में ज़मीन तलाश करने की कोशिश कर रहा था। तब दुर्रानी साहब एक मसीहा बनकर सामने आए और काम दिलवाने में बहुत मदद की। दुर्रानी साहब जितने अच्छे गायक थे उतने ही अच्छे भले इंसान भी थे, और यही कारण था कि सेम फील्ड में काम ढूंढ रहे रफ़ी को वो संगीतकार श्याम सुंदर के पास ले गए और उनसे रफ़ी की सिफारिश करते हुए फिल्म गांव की गोरी में एक कोरस गाने में मौका दिलवाया। इस सिफारिश और दुर्रानी साहब की मदद का ही नतीजा था कि रफ़ी साहब को थोड़ा थोड़ा काम मिलने लगा, और फिर अपनी मेहनत और टैलेंट के बल पर मोहम्मद रफ़ी बन गए हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार। जब रफ़ी स्टार बन गए तो एक ऐसा समय आया कि दुर्रानी साहब का करियर धीरे धीरे ढलान पर आ गया। काम कम हो गया, काम नहीं मिलने की वजह से इनकम कम हो गई, और घर में धीरे धीरे मुफलिसी आने लगी। जब रफ़ी साहब को यह पता चला तो उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए दुर्रानी साहब की हर संभव मदद करने का फैसला लिया, और संगीतकार नैयर साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वो 1956 में आई फिल्म हम सब चोर हैं के गाने में रफ़ी साहब के साथ दुर्रानी साहब को भी गाना गवाएं। नैयर साहब ने बात मान ली और दुर्रानी साहब और रफ़ी साहब ने ही ये गाना गाया। फिल्म हम सब चोर हैं, ये गीत हमको हंसते देख जमाना जलता है। इस गीत के अलावा भी रफ़ी साहब ने कुछ और संगीतकारों से कहकर दुर्रानी साहब को गाने दिलवाए, और दोनों ने एक साथ कुल 6 डुएट गाने और कुछ गाने कोरस में भी गाए। इस तरह आगे चलकर भी दोनों ने एक साथ कुल 6 डुएट गाए और कुछ गाने कोरस में भी गाए। इस तरह आगे चलकर भी नेक दिली का रफ़ी साहब को जब भी मौका मिला तो उन्होंने इस मौके को नहीं गवाया, और सारी जिंदगी भर जहां पर भी उन्हें लगा वो हमेशा दूसरों के काम आए। तो आइए रफ़ी साहब की आवाज में सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। अब बात एक ऐसी एक्ट्रेस की जो बनने तो आई थी हीरोइन, पर उसके साथ एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसने उसे फिल्मों से 3 साल के लिए दूर कर दिया। हुआ यूं कि सन 1942 में आई फिल्म जंग की आजादी की शूटिंग हो रही थी। इस फिल्म की एक्ट्रेस थी ललिता पवार, साथ में थे भगवान दादा। एक सीन शूट हो रहा था जिसमें भगवान दादा जोर से थप्पड़ मारते हैं ललिता पवार को। ललिता जी ने अपने इंटरव्यू में इस घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि जब इस सीन को शूट किया जा रहा था तो न जाने भगवान दादा को क्या हुआ कि दादा ने इतनी जोर से वो थप्पड़ ललिता पवार के गाल पे जड़ा कि वो गश खा के जमीन पर गिर पड़ी और हाफ चेहरा पैरालाइज्ड हो गया। एक्सीडेंट के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, और इसी थप्पड़ की वजह से उनकी बाईं आंख भी जाती रही। इस घटना ने उन्हें आने वाले 3 सालों तक फिल्मों से दूर कर दिया। 3 सालों के बाद जब वो ठीक होकर वापस लौटी तो चेहरा बिगड़ चुका था। हीरोइन बनने का सवाल ही नहीं था, लेकिन काम तो करना था और काम चाहिए था, इसलिए स्ट्रगल किया तो उन्हें सिर्फ कैरेक्टर रोल ही ऑफर होने लगे, और इस तरह लीड एक्ट्रेस बनने की चाह रखने वाली ललिता जी सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर में ही दिखाई देने लगी। ललिता जी कहती हैं कि इस घटना की वजह से उन्हें सिर्फ 25 साल की उम्र में अपने हम उम्र देवानंद, दिलीप कुमार जैसे हीरोज की मां के रोल करने पड़े। ये सब बातें स्वीकार करते हुए उन्होंने अपने इंटरव्यू में यह भी माना कि यह एक्सीडेंट उनके लिए एक तरह से फायदेमंद भी रहा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस में शायद उनका करियर इतना लंबा नहीं चलता जितना इस एक्सीडेंट के बाद उनका चेहरा और खराब आंख हो जाने की वजह से चला। ललिता जी के साथ हुई इस घटना से लगता है कि कभी कभी ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है।
ऑल वेल दैट एंड्स वेल। मैं आप सबसे लेता हूं इजाज़त, जाने का वक्त हो गया है। आप हमें यूं ही सुनते रहिए, प्रेम बनाए रखिए हम पर। आपके कोई भी सजेशन हो तो हमें इस नंबर पर आप मैसेज भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 55454, उस पर लिखिए बिग फिर स्पेस सुहाना सफ़र, देन योर मैसेज। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।